नमस्ते, मैं निखिल नमस्ते। हमारे यहाँ स्टूडियो में आज जो उपस्थित है वो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रामचंद्र जी खराड़ी। इन्होंने एडिशनल कलेक्टर का इस्तीफ़ा देकर अपने इस कार्य की शुरुआत की। जगदेव राव जी के बाद यह तीसरे अध्यक्ष हैं। उनके साथ आज हम बातचीत करने वाले हैं। वनवासी क्षेत्र में काम कैसे चलता है और कैसे होने वाला है, यह सब बातें उनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो रामचंद्र जी नमस्ते। नमस्ते। मैंने सुना है कि आपने एडिशनल कलेक्टर का इस्तीफा दे दिया और इस कार्य की शुरुआत की। देश भर में हज़ारों संस्थाएं हैं जो वनवासी क्षेत्र में उनके लिए काम कर रही है। तो वनवासी कल्याण आश्रम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपने इस कार्य की शुरुआत की और अब तक का जो कार्य है वो कैसे चल रहा है आपका? जी, देश भर में जनजाति समाज के बीच में सैकड़ों संगठन काम कर रहे हैं और मैं अपनी राजकीय सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। मैंने पूर्व से मैं वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारियों के संपर्क में था और मैंने कई संगठन देखे हैं, लेकिन उनके पास में कोई विजन नहीं था और कोई रचनात्मक कार्य मैंने नहीं देखा। वनवासी कल्याण आश्रम जनजाति समाज के संपूर्ण विकास के लिए चिंतन करता है, योजनाएं बनाता है, उसको धरातल पर क्रियान्वित करता है। विशेषकर जनजाति समाज को जो आरक्षण दिया है संवैधानिक, उसमें साफ कहा है कि जनजाति समाज की आस्था, उनके परंपराओं और उनके संस्कृति को सुरक्षित रखना संविधान का मुख्य उद्देश्य था। और वनवासी कल्याण आश्रम ने भी उन्हीं सिद्धांतों पर कि किस तरह से जनजाति समाज की मूल संस्कृति, उनके पूर्वजों की संस्कृति को कुछ संगठन विकृत करके उनका धर्मांतरण कर रहे हैं और उनको गलत कार्यों में उकसा करके और अपने मूल लक्ष्य से भ्रमित करते हैं। कल्याण आश्रम के पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको समाज देख नहीं सकता। कोई भी समाज उसका मौके पे आके परीक्षण कर सकता है। कल्याण आश्रम जनजाति समाज की मूल संस्कृति, आस्थाओं को संरक्षण करने के क्या तरीके हैं, उनकी संस्कृति क्या है, और उन सब का हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करके हम समाज के सामने ये लाते हैं कि इनकी मूल आस्थाएं, इनका देवलोक क्या था, इनके एक खून के रिश्ते किस तरह से होते थे और इस समाज में कौन कौन से इनके मूलतः संस्कार थे, जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या संस्कार थे, उनके लोकगीत क्या थे, उनके वाद्य यंत्र क्या थे और उनके पूर्वजों द्वारा किस किस तरह से किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उन सारे तथ्यों की खोज करके उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और समाज के सामने रखा जाता है। और जनजाति समाज आप जानते हो दुर्गम क्षेत्र में रहता है और कई कारण रहे कि उसको शेष समाज से अलग रहना पड़ा है। तो उनकी आज के इस वैश्विक प्रगति के युग में वो अलग थलग पड़ गए। भारत सरकार ने उनके उत्थान के लिए उनको आरक्षण दिया है और उनके कई सारी सांस्कृतिक बिंदुओं के लिए संरक्षण भी दिया है। कल्याण आश्रम 1952 से लगाकर आज दिन तक उनकी संस्कृति और उनके पूर्वजों द्वारा इस देश की सुरक्षा और इस देश के आक्रांताओं के विरुद्ध जो शहादत दी है, उस शहादत को इतिहास के पन्नों पर लाने का पुरजोर प्रयास किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम देश के
75 महापुरुष जिन्होंने आज़ादी के लिए शहादत दी, धर्म और संस्कृति के लिए शहादत दी और विदेशियों के अत्याचारों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई और हंसते हंसते वो फांसी पे भी चढ़ गए, उन्होंने गोलियां भी खाई। तो ऐसे देशभक्त लोगों का, और आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति अगर मूलतः कहीं संरक्षित है तो वो जनजाति समाज में ही है। भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का जो मूल है वो आज भी जनजाति समाज उसको संरक्षित किए हुए है। उस सभी का डॉक्यूमेंटेशन करके हम ये कोशिश करते हैं कि इनका विकास कैसे हो, ये शिक्षित कैसे हों, ये स्वावलंबी कैसे हों, ये अपना विकास करें और अपने आसपास के पर्यावरण के अनुसार इनकी शिक्षा कैसे हो। क्योंकि इनको एकदम हम घर से निकाल देंगे तो वो किसी कृत्रिम वातावरण में वो रहने को तैयार नहीं। इसलिए उनकी शिक्षा की गतिविधियाँ, उनकी विकास की गतिविधियाँ पर्यावरण से बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो उसी परिवेश में उनका शैक्षणिक वातावरण बनाना और उनको विकास की विभिन्न परियोजनाओं से जोड़ना, और इस तरह से कल्याण आश्रम पूरे देश में शिक्षा के लिए हमारे करीब 236 आश्रम हैं जहां बालक और बालिकाएं पढ़ती हैं। उनको सरकारी नौकरियों के लिए हम कई जगह कोचिंग की भी व्यवस्था कराते हैं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से। उनके बच्चे प्रतिभाशाली बने उसके लिए हम देश भर में कई जगह कोचिंग की भी व्यवस्था की है कि बच्चा 11वीं में जाएगा तो 12वीं को किस तरह से पास करे, और सामान्य वर्ग के बीच का जो गैप है उसको कैसे पूरा करे वो बच्चा। हमारा चिंतन ही है कल्याण आश्रम का कि एक जनजाति का बच्चा सामान्य वर्ग के बच्चे के बराबर कैसे आवे। उनको हम सामाजिकरण की प्रक्रिया शहरवासी और वनवासी को आपस में मिलाते हैं, और देश के प्रबुद्ध वर्ग भामाशाहों को हम वनवासी क्षेत्र में ले जाकर उनकी वास्तविक स्थिति का दर्शन कराते हैं। उससे देश भर का प्रबुद्ध वर्ग और उद्यमी सब लगातार जनजातियों की चिंता करने में, उनके विकास करने में विभिन्न योजनाएं और विभिन्न तरह से आर्थिक सहयोग दे रहे। और इस बात में किसी को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम उनको निखारने के लिए खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से उनको सेना में भेजते हैं, उनको और विभाग में कहीं नौकरी के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह से वो सारे प्रयास जो उनके विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आज जनजाति समाज कुपोषण का शिकार है, क्योंकि उनको इतना ज्ञान नहीं है। हालांकि उनके पास संपदा बहुत है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करें वो उनके पास ज्ञान नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ हमारा एक अखिल भारतीय आरोग्य आयाम है, वो देश भर में उनके स्वास्थ्य की चिंता करता है, और सेवाभावी बड़े डॉक्टर्स, विशेषज्ञ डॉक्टर्स और दवाइयाँ सामाजिक सहयोग से हम उन तक पहुंचाते हैं। दूसरा, जनजातीय समाज को हम उनको सरकारी योजनाएं जो मिलती हैं उनमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो हमारा है कि हित रक्षा आयाम काम करता है। वो सरकार से और जनजाति के बीच में कहाँ क्या असुविधा हो रही है उसके लिए उसका उपाय ढूंढता है, और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए आंदोलन करने को भी तैयार होता है। अभी पिछले वर्षों में आज़ादी की 70 वर्षों बाद जनजातियों को एक अधिकार मिला है। जिस जंगल के वो मालिक थे उनको अपने ही घर में अतिक्रमी घोषित कर दिया था, तो भारत सरकार ने वन अधिनियम पास किया जिसमें जहां वो बैठे हैं उनको वनाधिकार दिया। और दूसरा, कल्याण आश्रम के प्रयास से हमने एक ऐसा कार्य
भारत सरकार से कराया है कि संपूर्ण वन पे जनजाति समाज को एक सामुदायिक अधिकार का पट्टा दिया जाए, उस वनोपज का वो उपयोग करें और जो वनोपज है वो तो उसका उपयोग करें और इमारती लकड़ियों के लिए वो अगर वो सूख जाती है तो काम में लें और जितना भी जंगल है उसको सुरक्षित रखने का जिम्मा जनजाति समाज संपूर्ण रूप से लेता है। तो आने वाले समय में उस भूमि पर कभी अतिक्रमण नहीं होगा, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी अतिक्रमण को नहीं रोक सकता है, लेकिन वहाँ का 1000 समाज का व्यक्ति ये देखेगा कि जंगल हमारा है तो वो कभी भी अतिक्रमण नहीं होने देगा, हरे जंगलों को काटने भी नहीं देगा। ये उनका एक जन्मजात उनका रिश्ता है जंगल और जनजाति समाज का। इसलिए कल्याण आश्रम है वो जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र में सहयोग करने के लिए पूरे देश में प्रयासरत है। तो ये तो सही बात है रामचंद्र जी कि ये सब कार्य, ये सब क्षेत्र में या फिर जो कार्य आप कर रहे हैं वो शुरू है, लेकिन आज भी मैं जिस ज़िले से बिलोंग करता हूँ, नंदुरबार ज़िला, या फिर जहाँ हम घूमते तो ऐसे अभी भी ध्यान में आता है कि जो अपना कार्य है वो पहुँचा नहीं है जहाँ तक वो जाना चाहिए था या फिर जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अपना जो कार्य है वो कहाँ तक पहुँचा है, मतलब और कितना कुछ करना उसमें ज़रूरी है, या फिर और क्या कर सकते हैं, या फिर वनवासी कल्याण आश्रम ने कितना यश उन्होंने पाया है अब तक इस कार्य में? हाँ, वनवासी कल्याण आश्रम एक सेवाभावी संस्था है। यश प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हम केवल सेवा करते हैं। और आप जानते हैं कि भारत में जनजाति समाज की जो संरचना है बड़ी जटिल है। 700 से अधिक जनजातियाँ हैं। हम अब तक करीब 450-500 तक पहुंच चुके हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमारे कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है और हम योजनाबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं है कि थोड़ा काम इसमें कर दिया थोड़ा काम में, संपूर्ण समाज को उनके विकास के लिए क्या आवश्यकताएं हैं उन सब की जागृति करते हैं। और जागृति करने के बाद जब वो समाज सहमति देता है कि आप ये कार्य करिए, तब हम उस कार्य का विस्तार करते हैं। उस तरीके से हम निरंतर, अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम नहीं पहुंच पाए, क्योंकि किसी भी कार्य के विस्तार के लिए संसाधनों की भी आवश्यकता होती है और मानव संसाधन की भी आवश्यकता होती है। और मानव संसाधन में वो व्यक्ति जो अपने अल्प आय पे भी या किसी मानदेय पे भी और या खुद कष्ट देखकर समाज की सेवा करना चाहता है। आज का युग है, अर्थ युग है। उस युग के अंदर कार्यकर्ता को त्याग करने के लिए उसका प्रशिक्षण करना पड़ता है, उसकी मानसिक स्थिति तैयार करनी पड़ती है। ऐसा कल्याण आश्रम निरंतर मानव संसाधन को प्रशिक्षित कर रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, और हम बहुत ही जल्दी संपूर्ण जनजाति क्षेत्रों तक पहुंचेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो अभी तक जो हुआ है और जो हो रहा है ये तो आपने बता दिया कि कल्याण आश्रम क्या कर रहा है, लेकिन कल्याण आश्रम आगे और क्या करने वाला है, मतलब आगे की जो क्या बोल सकते हैं, रणनीति जो बोल सकते हैं वो क्या है कल्याण आश्रम की? सबसे बड़ी रणनीति तो हमारी ये है कि जनजाति समाज की मूल आस्था और उसकी संस्कृति को पुनः समाज को ये बताना है कि ये आपकी संस्कृति है, वो बहुत समृद्ध और महान संस्कृति है। वो जो आस्था का केंद्र है वो समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। दूसरा, हमारा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो ये है कि हम धर्मांतरण को शून्य स्थिति में लाना चाहते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय तत्व जो इस समाज को भ्रमित करके जनजाति समाज को अपराधी बनाते हैं,
हमें उनको समझा के ऐसे अपराधी संगठनों से बचाना है और उनको ये बताना है कि आप लोगों का विकास के लिए कौन सी बात सही है, सरकार का, संविधान का कौन सा कानून आपको अनुमति देता है और कौन सा कानून जो भ्रमित करके आपको बताया जाता है वो गलत है। सबसे बड़ी बात यही है कि हम जनजाति समाज को ये कहना चाहते हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश के सभी नागरिक समान हैं, तो आपका भी विकास सामान्य वर्ग के बराबर होना चाहिए और उसके लिए आपको संविधान और कानून के तहत रहना है। उनकी सामाजिक संस्थाओं को मजबूत करना भी हमारा काम। तो रामचंद्र जी, आपकी क्या मतलब ये जो कार्य आपने शुरू किया, मतलब हर एक मतलब ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि किसी न किसी को प्रेरणा होती है कि हम क्यों शुरू करते हैं ये सब कार्य, तो आपके लिए वो प्रेरणा क्या थी? मेरे लिए प्रेरणा यही थी कि कल्याण आश्रम एक रचनात्मक कार्य करता है और समाज का विश्वास लेता है। वो जनजाति समाज की स्वीकृति के बिना कोई वो कदम नहीं उठाता है। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है और उसकी वजह से जो भी कार्य हमने किए हैं समाज ने स्वीकार किए हैं और उसी तरीके से हम उनके जो अगले सोपान हैं विकास के, उनकी तरफ उनकी इच्छा को मद्देनज़र रखते हुए उनकी स्वीकृति लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि वनवासी कल्याण आश्रम जो है वो कैसे सेवाभावी कार्य करता है, उसके कार्यकर्ता कैसे होते हैं और फिर जो कुछ लोग हैं जो इसमें कार्य करते हैं वो कैसे प्रेरणा लेते हैं और इस कार्य में आगे बढ़ते हैं। आखिर हम कहते हैं कि नगरवासी हो या ग्रामवासी, हम सब तो है भारतवासी। तो आप भी इस कार्य से जुड़े और वनवासी कल्याण आश्रम के इस कार्य में आप अच्छा योगदान दें या फिर जितना हो सके योगदान दें। जो जनजाति लोग हैं वो हमारे बंधु ही है, वो कोई अलग नहीं है, ये उनको भी पता है और हमको भी पता है, सिर्फ वो हमें एक्चुअल में उतारना है अपने जीवन में। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। रामचंद्र जी ने अपना वक्त दिया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि समाज को कल्याण आश्रम की सही स्थिति समाज के सामने आपने प्रस्तुत करने का जो एक अभिनव प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे प्रामाणिक कार्यों के लिए हमेशा साथ देंगे। धन्यवाद।